अब देखिए जरा इस कॉन्सेप्ट को, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर हमने फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं अभी इमेज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ रेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो बेटा कोई ऐसी सरफेस है, ये बाउंड्री है किसी सरफेस की, जैसे कि प्लेन सरफेस में ऐसे बाउंड्री बनाई थी, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 था, यहाँ म्यू2 था। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्शन सरफेस है और ये कर्व्ड सरफेस है। अगर इसके बारे में बोला जाए, अगर इसके बारे में बोला जाए कि ये इसका प्लेन मिरर, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सेस, जो भी रिफ्रैक्शन सरफेस को बाइसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सेस या फिर प्रिंसिपल एक्सेस। ये हो गई पोल। ये जो शेप ऑफ द कर्वेचर है, इसको कहीं भी रखने पर अगर मैं मिलाता हूं तो वो बनता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये याद रखना, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 2, अगर मैं बात करूं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, तो याद रखना अगर म्यू2 म्यू1 से ज्यादा है और कोई ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा है ऐसा, तो एक लाइट रेस तो सबसे पहले ऐसे जाएगी। तो ये लाइट रे जिस एंगल से जाती है, आपको एक बात बताया कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये मान लो ऐसे हिट कर रही है। अगर ये हिट करी तो ये बन गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल, है ना, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जिस एंगल से हिट करती सरफेस के साथ, ये हो गया आई, और वापस चली जाएगी। ये मान लो अब क्या हो रहा है, अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, और नॉर्मल झुक के ये कुछ ऐसे बनाएगी इमेज, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट। तो अगर ये दूरी u है, अगर ये दूरी u है, ये डिस्टेंस r है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ये डिस्टेंस v है, सो हम यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। जनरली रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता क्या है यार, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है आपके पास म्यू2 v माइनस म्यू1 u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। याद रखना बच्चा, म्यू2 v माइनस अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। जैसे ये देख रहे हो आप सरफेस, ये कॉनकेव सरफेस है, ऐसे ही मान लो कॉन्वेक्स सरफेस भी दे सकते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस दे देता है ऐसे, ये मान लो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है और ये म्यू1 है, यहां पर सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बस अब की रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहां कहीं आ जाए। तो टेकिंग अ साइन कन्वेंशन प्रॉपरली फॉर यूजिंग विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, मैंने आपको कल भी बताया था, साइन कन्वेंशन में आपको क्या करना है, किसी एक को आप पॉजिटिव ले लो तो दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। किसी एक को पॉजिटिव ले लोगे तो दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो ये वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। इस केस में अगर इसको पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया तो यहाँ पर u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, r और v पॉजिटिव लेगा। ठीक है बच्चा, समझ में आई बात? ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग्स। अब हमने देखा था कल जैसे वैसे यहाँ पर पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। ये जो मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं उस मैग्निफिकेशन को हम बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। दिस इज कॉल्ड अ लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो लैटरल मैग्निफिकेशन कितना होता है, इट इज द हाइट ऑफ द इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज over height of object, that is equal to mod of mu1 by v upon mu2 by u. याद रखना, it's the mu1 by v my upon mu2 by u. This is called the lateral magnification. Now अगेन चीज डिस्कस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल
मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में अगर बोलूं मैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए अगर मैं मान लो ये बेटा सरफेस ले रहा हूं अगेन, ठीक है ना, और इस सरफेस को ऐसे आप मिला रहे हो लाइक दिस, ठीक है ना। अब एक तरफ रिफ्लेक्शन सरफेस है, एक तरफ आपके पास मान लीजिए एक तरफ यहां पर एक सोर्स है, ये पोल है, एक सोर्स ये रखा हुआ है, एक सोर्स ये ऐसे है, इसकी अपनी कोई थिकनेस रही होगी, और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना तो इसकी अपनी इमेज बन गई, जैसे ये इमेज बन गई मान लो, ठीक है ना, ये अपनी इमेज बन गई। अगर ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कोई इमेज, ये जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो u दूरी पे रखा होगा, इमेज जो है वो v डिस्टेंस पे बनी होगी, इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, इसकी अपनी थिकनेस to रही होगी, दिस इज थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट to, और ये थिकनेस ऑफ इमेज रही होगी, दिस इज ti। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल ऑफ मैग्निफिकेशन, तो हम फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज μ2v माइनस μ1u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, अप्लाइंग अ डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग अ डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑन बोथ साइड, मुझे लगता है कई बच्चे जेई मेंस भी देंगे, तो जो बच्चे जेई मेंस दे रहे हैं ना, उनके लिए ये आर्टिकल आप उठा के देखो, लास्ट क्लास लास्ट पेपर्स पे 2-3 बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो इसलिए बताते हैं, अगर आप डिफरेंशिएट फॉर्म यूज करते हो तो म्यू2 डीवी अपॉन वी स्क्वायर इज ए नेगेटिव माइनस माइनस प्लस μ1 du over u square is equal to 0। सर हमने डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में लिया है? आप इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो, आप डिफरेंशिएशन फॉर्म अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, अगर तुम किसी डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, अगर किसी के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट भी करते हो, मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो इसको, तो आप देखो क्या लिखोगे, μ2 dv, μ2 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी, प्लस का μ1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। अगेन आप देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी टी चला जाएगा घर को, तो क्या बचेगा, फिर से वही वापस आएगा टर्म की नहीं आएगा, टेल मी। हाँ सर। है ना, तो फाइनली यहाँ पर देखो माइनस वाला साइन जब इधर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा μ2 dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 du upon u square। Now let us see that dv is the thickness of image and du is the thickness of object, so we can say that the dv by du is equal to μ1 v square upon μ2 u square। This is called the longitudinal magnification। So thickness of image ti is equal to the longitudinal magnification into thickness of object, thickness of object। This is a very very important term, remember। so this is ti is equal to ml into tu। अच्छा यार बच्चा देखो एक मिनट, आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है ना वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही सिंक्रोनाइज पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक ही एक टॉपिक को खत्म करने के लिए बहुत समय लगता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही कम से कम 10 से 15 दिन का टॉपिक है, और आपको इसको 3 से 4 दिन में खत्म करना है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि यार जो टॉपिक आने वाला है ना वो बहुत सिंक्रोनाइज वे में आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। इसलिए आप हर एक टॉपिक को बहुत प्रिसाइजली पढ़ो, उसको सीखो, जो भी टीचर यहाँ पर बता रहा है, जो भी आपको समझा रहा है वो बिल्कुल 100% प्रिसाइजली, ना उससे ज्यादा बताएगा ना उससे कम बताएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें कंपटीशन व्यू के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। अब देखिए यार, आप एक छोटी सी चीज देखना, अगर पार्टिकल
कि हाइट ऐसे है, अगर पार्टिकल ऑब्जेक्ट ऐसे हाइट में बना रहे तो इमेज ऐसे आएगी, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे है, विड्थ ऐसे है, तो अब इमेज भी ऐसे बनेगी। अगर विड्थ के केस में हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और विड्थ के केस में हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड हाइट के केस में हम लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पूछता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image in a refraction curved surface, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहली चीज देखिए, केस फर्स्ट क्या हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इज मूविंग perpendicular to the optic axis. ऑप्टिक एक्सेस, ठीक है। कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फिश को एक क्या करा गया, एक्वेरियम में डाल दिया गया, बाउल में डाल दिया गया, और फिश चलना चालू कर दी। तो फिश है पानी के अंदर, तुम बाहर देख रहे हो, तो तुम्हें उसकी इमेज कैसी नजर आ रही होगी। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान। ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये μ1, जनरली μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ भाग रहा है vo स्पीड से, तो इमेज यहाँ कहीं भागेगी vi स्पीड से। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, ये कितना होगा, तो यूज अ सिंपल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट। द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू लैटरल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बच्चा कितना था, तो लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, इट इज द mod of mu1v upon mu2u into v नॉट। याद रखिए, ऑलवेज भूलना नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो यूज करेंगे लैटरल मैग्निफिकेशन, दिस द लैटरल मैग्निफिकेशन। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, सो वी यूज अ longitudinal magnification concept. We use a longitudinal magnification. ठीक है ना भैया। यहाँ पर ये अगर ऑब्जेक्ट अब की चला इधर की तरफ, तो इमेज भागी इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया μ2, ये हो गया μ1। अब ये भागा ऐसे, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल या ऑप्टिक एक्सिस। तो भैया इस केस में क्या यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहां पर बड़ी आसानी से लिख सकते हो, द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू μ1 v स्क्वायर अपॉन μ2 u स्क्वायर। बच्चे एक थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है यहाँ पर, और ये बात समझना है कि मिरर के केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो था वो स्क्वायर ऑफ लैटरल मैग्निफिकेशन था। रिफ्रैक्शन सरफेसेस के केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अलग है, दिस इज μ1 v स्क्वायर अपॉन μ2 u स्क्वायर, एंड लैटरल मैग्निफिकेशन है μ1 v ओवर μ2 u। सो प्लीज याद रखना, इसमें ऐसा मत कर देना तुम लोग कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लैटरल मैग्निफिकेशन। अगर ऐसा याद रखोगे ना, 90% तुम्हारे मतलब गलत हो ना, क्योंकि ये चीज और ये चीज अलग अलग है ना। तो इसलिए याद रखिए कि रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का अलग फॉर्मूला है, अलग ही कॉन्सेप्ट है, और रिफ्रैक्शन का अलग ही कॉन्सेप्ट है।
तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आई होगी मेरी सारी बातें। यार एक बच्ची अच्छी बात है यार, ऑन के बच्चे हैं जो थोड़ा जवाब भी देते हैं। आप लोग ज्ञान ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग ज्ञान लेंगे उनको बड़ा फायदा होगा, जो लोग ज्ञान नहीं लेंगे उनको फायदा कम होगा। चलिए, आपने यहां पर पाया कि जो रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस के थ्रू हो रहा है, उससे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज किया, दैट इज इक्वल टू μ2 uv माइनस μ1 u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। भैया नाउ अब अगर हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन by refraction at plane surface। हमने कर्व्ड सरफेस की वजह से इमेज फॉर्मेशन देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं प्लेन सरफेस की। अच्छा एक बात बताओ, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन सरफेस, ठीक है, बाय रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। अगर मैं एक प्लेन सरफेस बनाता हूं यार, अगर एक आप प्लेन सरफेस बनाते हो ऐसे, ठीक है ना, अब ये बाउंड्री ऑफ द प्लेन सरफेस है, इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये μ2 है, एक ये μ1 है, और ऑब्जेक्ट पहला केस हम ये ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेरर मीडियम है, ठीक है ना, और जो बंदा है वो देख रहा है डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट जो है वो रेरर मीडियम में है, मतलब μ1 जो है वो कम है μ2 से, या ऐसे लिख लेते हैं यहां पर कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट इससे किसी ना किसी u दूरी पर रहा होगा। अच्छा यार, हम ये सभी जानते होंगे, आप लोग भी, चलो अच्छा पूछ ही लेते हैं। आप लोग खुद बताओ कमेंट बॉक्स पे कि यार अगर प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो? जल्दी बोलो, कम ऑन। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। इन्फिनिटी एंड जीरो, दो आंसर्स आ गए, और इन्फिनिटी के साथ कितने लोग हैं? दो लोग हैं, तो बिल्कुल सही। एक शिवाजी और ऑन के बच्चे ने बोला है कि भैया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लेन सरफेस का है वो इनफाइनाइट होता है। बिल्कुल सही बात है यार, एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है? इन्फिनिटी होता है ना। तो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर प्लेन सरफेस है, दिस इज द प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। अगर भैया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होगा तो ये दूरी μ2, अब देखो सुनो, ये एक लाइट रे ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल हो गया, तो जब भी कोई लाइट रे रेरर से डेंसर की ओर जाती तो इट्स मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ही यहाँ एक लाइट रे जाएगी, ये भी रेरर से डेंसर की ओर जा रही तो इट्स मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। इनको पीछे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर इमेज यहाँ कहीं बनी, तो ये डिस्टेंस आ गई v, तो इमेज की डेप्थ जो होगी ना, डेप्थ ऑफ द इमेज इंक्रीजेस। सो जो अपेरेंट इमेज जो हुई वो कितना, तो यूजिंग अगेन using a refraction formula, using refraction formula, और जैसे ही आप देखो बच्चे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आप लिखोगे, क्या लिखोगे? μ2v, सर हाँ, माइनस μ1 u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई इन r, और r इस केस में क्या है? इनफाइनाइट है। r इस केस में इनफाइनाइट है, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट? इट इज जीरो।
something upon infinity is like 0, so mu2v minus mu1u is equal to 0. Now the mu2v is equal to mu1u, then the v is mu2u upon mu1. जनरली आपको पता है कि mu2 mu1 से बड़ा है, इसलिए v की वैल्यू u से बड़ी आ, ठीक है। अच्छा मान लो अगला केस ले लेते हैं, एक केस और ले लेते हैं, फिर आपको और समझाते हैं कि अब की ऑब्जेक्ट जो है ना, अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए mu1 में रखा है, और अब ऑब्जेक्ट जो है वो mu1 में रखा है, और ये इमेज जो है वो mu2 है। इस केस में आप ये समझो कि mu2 mu1, उस केस में क्या लिया था, देखिए उस केस में लिया गया mu2 जो है वो mu1 से ज्यादा था, यहाँ पर mu2 mu1 से कम है, मतलब नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डेंसर मीडियम। अब ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर, ठीक है ना। अगर यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, अब एक लाइट रे कैसे जाएगी, अब एक लाइट रे जाएगी ऐसे, एक ऐसे जाएगी, इसी तरीके से एक लाइट रे, और जब दो लाइट रे अगर डेंसर से रेरर में जा रही है तो क्या होगा भैया, क्या हो जाएगा। मुझे पता है तुम लोगों का मन तो बहुत करता है बोलने का कि मैं बोल दूं सर के लिए, लेकिन अब क्या करो, बेचारे परेशान है क्योंकि दूसरा नहीं बोल रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि दूसरा बोलेगा तभी हम बोलेंगे, नहीं तो हमारा मन तो बहुत कर रहा है कि हम सर से बोल दे कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। सर मतलब सौरभ से, यार मैं समझता हूँ यार तुम्हारी भावनाओं को, ये सौरभ से बोलने के लिए तुम्हारा मन बहुत करता होगा, लेकिन तुम बोलते इसलिए नहीं हो क्योंकि पड़ोसी नहीं बात कर रहे। तो इसको अगर इसको तुम पीछे मिलाओगे, इसको पीछे मिलाओगे यहाँ कहीं, तो देखो यहाँ इमेज बनेगी, इसको पीछे ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनी ना, ये इमेज बनी, ये दूरी हो जाती है v, और ये दूरी हो जाती है। तो यार एक अच्छी ब्यूटीफुल बात ये है ना, सुंदर सी बात, कि अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम, तो इमेज जो है वो नीचे की ओर जा रही है, दूर जाती है सरफेस से, और अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, तो इमेज जो है वो सरफेस की ओर जाती है। अच्छा इस केस में देखो, इस केस में देख लेते हैं। इस केस में अगर देखा जाए तो v जो आ जाएगा, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला लिखते हैं, तो दिस इज v इज इक्वल टू mu2u अपॉन mu1। अगेन देखिए इस केस में mu1 ज्यादा है mu2 से, सो वी कैन से दैट कि यार हमें जो इमेज है ना वो पास में मिल रही है, क्योंकि ये वैल्यू अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया न्यूमरेटर से, तो बताओ ये वैल्यू 1 से कम आ जाएगी ना, 1 से कम आ जाएगी तो ऑब्वियस बात है म्यू से कम हो जाएगी, है ना। अच्छा भैया अब जरा एक चीज देखने वाली बात है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल था, ऑब्जेक्ट रियल था, तो इमेज कैसी मिली, वर्चुअल। इमेज कैसी मिली, वर्चुअल, ठीक है ना। तो ये बात समझने वाली बात है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज आपकी वर्चुअल मिलेगी, और वर्चुअल इमेज मिल रही है, दैट मींस वी कैन से इफ u is taken a positive so v is also positive, if u is taken negative so v is also negative. This is a very important concept because क्योंकि देखो ये डाइवर्जिंग नेचर, अगर अगर रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग नेचर की होती है तो ऑब्जेक्ट रियल होता है, ऑब्जेक्ट रियल होता है, और अगर आपकी रिफ्रैक्टेड रेस डाइवर्जिंग नेचर की हो तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। 20 बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊं, ठीक है ना। तो याद रखिए अगर आपने म्यू को पॉजिटिव ले लिया तो वी भी पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बनता है, उसी साइड इमेज बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब है, तो ये बात बोल सकते हैं हम लोग नोट पॉइंट पे कि इमेज इज प्रोड्यूस ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज is produce on the same side of object, same side of object। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। चलिए
ओके, तो अब देखिए जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। कई बार पूछता क्या है क्वेश्चन कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो ये कुछ शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, तो शिफ्टिंग पूछी जाती है। क्या पूछी जाती, कितनी इमेज शिफ्ट हुई, अपेरेंट शिफ्ट। तो कैसे देते हैं जरा सुन लो, कैसे देते, कैसे, ये सब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नई चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, आप पहले से पढ़ चुके होगे सब कुछ, सब जानते। इसमें कई बच्चे तो जानते भी होंगे, बोलते बेचारे इसलिए नहीं कि मजबूर है। तो ये मान लो म्यू है, ये एयर ले लेते हैं जनरली, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मैंने देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट सरफेस का भी करके दिखा दिया, अब मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज से करके दिखाऊंगा आपको। आप कोई भी चीजें कैरी करके रख सकते हो। अगर जो बच्चे हमारे नोट्स को कैरी कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छा करोगे आप लोग, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो तो और अच्छा करें। ओवरऑल सबको अच्छा करना है, क्योंकि सबको जीवन जीना है। अरे यूं ही चला चल रही यूं ही चला, है ना, इतनी हसीन है ये दुनिया। बता यार, तुम लोग को गाने सुनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन तुम लोग की सुधरने का नाम ही नहीं। नहीं सुधरो, चलो भाई, तुमने कसम खाई है कि हम सुधरेंगे नहीं, हमने कसम खाई है कि हम सुधारेंगे भी। ही चला चल रही ही चला चला ये हंसी, ठीक है भैया सुनो। अब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पर डेंसर मीडियम में रखा, डेंसर, तो इमेज बनी h प्राइम पर, इमेज बनी h प्राइम पर, और h प्राइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है, तो h प्राइम जो है वो h बाई म्यू के बराबर हो जाएगा। म्यू वन की वैल्यू म्यू और म्यू टू की वैल्यू 1 पुट कर दो तो h बाई म्यू। इसका मतलब ये जो शिफ्टिंग हुई, ये जो शिफ्टिंग हुई, ये अपेरेंट शिफ्ट कितना आया, ऐसा फील हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया। तो अपेरेंट शिफ्ट जो आएगा, ये ऑब्जर्वर जब यहां से देखेगा तो अपेरेंट शिफ्ट जो नजर आएगा उसको, वो कितना नजर आएगा, दिस s इज इक्वल टू h माइनस का h प्राइम, दैट इज कॉल्ड h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन। ठीक है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज रिमेंबर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेरर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है, मतलब तुम कई बार देखते होगे कि पानी में कोई चीज पड़ी होती है और ऊपर से हम जब देखते हैं तो वो उठी हुई नजर आती है, क्यों, क्योंकि उसके साथ शिफ्टिंग हुई हो रही होती है। लेकिन अगर अगर उल्टा हो जाए सिचुएशन, अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, ये तो इस केस में क्या हो रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, और अगर 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 व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, इज इन रेरर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम मतलब अगर कोई फिश तुम्हें देखे, ऐसा मान लो कोई एग्जांपल, कोई फिश अगर तुम्हें देखेगी तो फिश कहां किस में पहुंच जाएगी, फिश पहुंच जाएगी आपकी डेंसर मीडियम में और तुम पहुंच जाओगे रेरर मीडियम। तो अगर तुम यहां कहीं हो, मान लो इससे तुम्हारी हाइट जो है वो h प्राइम डिस्टेंस, h दूरी पर हो, h ऊपर हो सरफेस ऑफ द लिक्विड या सरफेस ऑफ द मीडियम से, तो ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। अगर ऐसे केस में एक लाइट रे ऐसे गुजारोगे तुम, तो ये यार क्या होगा, अगर कोई लाइट रे रेरर से डेंसर की ओर जा रही तो इट्स मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे यहां लाइट रे गुजारोगे तो ये भी टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगी। अगर तुम इन लाइट रे को पीछे मिलाओगे ना, इन लाइट रे को पीछे मिलाओगे तो यहां कहीं इमेज मिलेगी, ठीक है ना, तो यहां कहीं जो इमेज मिली ना,
ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, दिस इमेज फॉर्मेशन इज इट डिस्टेंस इज h प्राइम। तो h प्राइम कितना हो जाएगा, तो इस केस में h प्राइम आ जाएगा, दिस इज म्यू h, क्योंकि म्यू वन की वैल्यू तो 1 है, तो इट्स अ म्यू h। इसका मतलब शिफ्टिंग कितनी हुई, तो शिफ्टिंग हुई भैया म्यू एच में से म्यू एच को घटा दो, म्यू एच में से एच को घटा दो, तो शिफ्टिंग आ गई इस केस में। इस केस में शिफ्टिंग जो आ गई, apparent shift of object, apparent shift of object, shift of object जो आएगी इस केस में s वो आ जाएगी बेटा म्यू एच माइनस का h, दैट इज कॉल्ड h इंटू म्यू माइनस। तो याद रखना, अगर कोई ऑब्जर्वर रेरर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा, तो उसे वो बंदा दूर दिखता हुआ नजर आएगा, एक्चुअल हाइट से ज्यादा दिखाई देगा। तो कितना दिखाई देगा, तो h इंटू म्यू माइनस 1 ज्यादा हाइट दिखाई, तो दिस इज कॉल्ड अ शिफ्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है, तो वो उसको जब देखेगा तो वो फील कर पाएगा कैसा, अपरेंट शिफ्ट टाइप में, h इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं।